ASG classes. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एएसजी क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 में जो हमारे आ रहा है। ठीक है, तो देखो हमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसमें हमने पढ़ा हुआ है। वहीं पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो वहां पर जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था वो क्या था कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है ना, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अब 2 होती है अगर, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। तो इक्वेशन कब कहलाया जाएगा इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर मेरे पास 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर ये a जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये इक्वेशन कब बनेगा, तो देखो अगर इसकी वैल्यू किसी के बराबर नहीं रखी जा रही है तो ये पॉलिनोमियल है, और अगर इसकी वैल्यू किसी के बराबर रख दो तो इक्वेशन का मतलब ही होता है कि इक्वेट करना, किसी एक वैल्यू को दूसरे के बराबर रख देना, तो वो इक्वेशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं आपको ये बोल दूं कि ये इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या बन जाएगा, यही कहलाई जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, तो अब कहलाया जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं किसी वैल्यू के बराबर तो ये इक्वेशन कहलाई जाएगा। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री होती है मेरे पास 2, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। यहां पर ये जो a एंड b हैं ये कहलाए जाते हैं कोफिशिएंट्स, इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स। ये जो c है ये कहलाया जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। और ये जो x है यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो ये कहलाए जाएंगे वेरिएबल, x y z कुछ भी, ये हो जाता है वेरिएबल। ठीक है ना, तो पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है, हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस वेरिएबल को ही ढूंढने का काम है मेरा। ठीक है ना, ये जो x है y भी हो सकता है z भी हो सकता है, लेकिन इसी को ढूंढने का मेरा काम होगा। तो इसको ढूंढने के लिए कुछ मेथड्स हैं मेरे पास, उन मेथड्स को हमको समझना है। ठीक है, तो ये वेरिएबल फाइंड करना है, और ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है। क्या वैल्यू है कि ऐसी वैल्यू जो यहां पर पुट करूं और इक्वल टू आ जाए 0 पे, या फिर मैं कह सकता हूं ऐसी वैल्यू पुट करूं कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए, उस वैल्यू को ढूंढना है मेरे को, और वही वैल्यू कहलाई जाती है रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। या फिर इसी को मैं अगर पॉलिनोमियल की भाषा में बोलता हूं तो जीरोस कह देता हूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यू जिनसे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, के बराबर हो जाए, वही जीरोस हैं, तो ये भी रूट्स ही है। एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो यहां पुट करने पर RHS के बराबर आ जाए, और RHS बराबर क्या है 0, तो बात ये है। और या फिर मैं कह सकता हूं सॉल्यूशंस। तो ये तीनों बातें एक ही है, तो मुझे पूरे चैप्टर में इन्हीं को ढूंढना है ना। तो इनको ढूंढने के मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं मेरे पास, मेथड्स टू फाइंड आउट एक्स, है ना। आपको वाई जेड भी मिल सकता है यहाँ पर। तो इसको फाइंड करने के मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि हमने 8th क्लास में भी सीखा है, 9th में भी बहुत अच्छे तरह से सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट। इसी को कभी कभार फैक्टराइजेशन मेथड भी कह देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक सेकंड मेथड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर थर्ड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पर बेस्ड इसका एक पार्ट होता है जिसमें हम नेचर बताते हैं रूट्स का, कि रूट्स का क्या नेचर होगा, उस पर क्वेश्चन काफी आने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस आ रही है, बट वहां पर 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि इसके अंदर जो नेचर ऑफ रूट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर, उस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे ये सीखना है कि यार कैसे मैं
वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सको यूजिंग दिस और दिस। ठीक है ना। तो यहां पर मेरे को वर्ड प्रॉब्लम पर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। और डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो है, उनमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें मुझको सीधा फैक्टराइज बोल देंगे या फिर मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देंगे, प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें काफी ज्यादा होती है, उन पर ज्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है हमारे अंदर चैप्टर के अंदर। तो देखो यहां पर क्या है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं? तो एट मोस्ट रूट्स मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो वो होंगे 2। जितनी होती है इसकी डिग्री तो उतने जीरोस होते हैं एट मोस्ट। तो भाई जीरोस रूट्स बात एक ही है, सॉल्यूशन बात एक ही है हमारे पास। क्लियर है? तो भाई देखो मिडिल टर्म हमने पहले से करा हुआ है ना, तो इस पर बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमको बस क्वेश्चंस करने हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे पास ये मेथड मैं जानता हूं, ये मेथड हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। तो तब तक हम क्या करेंगे, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि भाई क्या क्वेश्चंस है। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है, मैं कैसे जज करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिंपल सी एक बात है कि डिग्री शुड बी 2। डिग्री 2 होनी चाहिए। मेरे को बस ये देखना है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो, इवन 2 से कम भी नहीं हो, 2 ही होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। क्लियर बात? और ये जो होती है यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर मैं वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे मैंने ये बोल दिया x² प्लस 5x प्लस 10 मैंने कह दिया, तो वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को ले लूंगा, है ना। मैं y भी ले सकता हूं, मैंने बोला y² प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर बात? सॉरी, y² प्लस 3y प्लस 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कहूंगा ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मैं किसी एक वैल्यू को दूसरे के बराबर इक्वेट करता हूं, बराबर रखता हूं, तो वो इक्वेशन है, और अगर मैं बराबर नहीं रखता हूं तो वो जस्ट पॉलिनोमियल या फिर एक एक्सप्रेशन कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको सीधा सीधा बस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन 4.1 हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे ना। तो इस वाली बात को नोट करते हैं और फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर क्या रहेगी 1, कह रहे हैं आपको बताना है इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का एक ही सिंपल सा रूल है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। बट मैं डायरेक्ट नहीं देखूंगा, मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सॉल्व करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। राइट में कुछ भी नहीं रहा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 3 टर्म्स हैं कि नहीं है। मेरे पास x स्क्वायर है, मेरे पास वेरिएबल की पावर 2 है, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स। देखो पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, इधर आ जाती है सारी वैल्यूज, तो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 2x प्लस का 2x इधर आकर माइनस 2x माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां पर भी वेरिएबल की पावर 2 है, तो जी हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड आते हैं, थर्ड क्या कह रहे थे वो, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा पहले ना, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। पहले x का मल्टीप्लिकेशन इन सबसे, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, x इंटू एक्स प्लस 1
एंड देन -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 x + 1। सेम यहां पर पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा इन सबसे, तो x × x + 3 एंड देन -1, तो -1 × x + 3। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो ये जाएगा x × x x², x × 1 x, -2 × x -2x एंड -2 × 1 -2, ठीक है। एंड देन x × x x², x × 3 3x हो जाएगा यहाँ पर, -1 × x -x एंड -1 × 3 -3। कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं, तो देखो ये सीधा x² कैंसिल हो गया। अगर आप देखो तो x² है ही नहीं, तो ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, बट फिर भी सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। तो क्या क्या बच रहा है मेरे पास, ये हो जाएगा x में से -2x गए तो माइनस का x बच जाएगा -2, 3x में से x गए यहाँ पर 2x बच जाएगा -3, तो इनको हटा के वहां ले जाता हूँ, जाएगा 2x, माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये 2x और x 3x, ये उधर जाएगा माइनस, उधर आकर प्लस बन जाएगा, तो -1 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। नाउ इस पर आते हैं फोर्थ पे, तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लिकेशन, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा, तो x × 2x + 1, देन -3 × दिस, तो -3 × 2x + 1, और ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा x² + 5x, ठीक है। तो जाएगा x × 2x हो जाएगा 2x², x × 1 हो जाएगा x, -3 × ये जाएगा -3 × 2x -6x, -3 × 1 -3 = x² + 5x। उठा के यहाँ ले आते हैं, देखो 2x² में से ये प्लस की वैल्यू उधर आकर माइनस बनेगी, तो 2x² - x² = x²। उसके बाद देखो x में से ये जाएंगे 6x, तो माइनस का 5x बनेगा, ये प्लस का 5x उधर आकर माइनस का 5x हो जाएगा, तो -5x - 5x -10x, एंड यहाँ पर बच रहा है -3 = 0। तो देखो x² आ गया भाई, वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो 2x × x - 3 एंड -1 × x - 3, और यहां पर भी हो जाएगा बच्चों x × x - 1 एंड हो जाएगा प्लस का 5 × x - 1। फर्स्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, सिंपल है। तो ये जाएगा 2x × x, ये हो जाएगा 2x², 2x × 3 माइनस का, तो -6x, -1 × x -x, -1 × -3 +3, x × x x², x × -1 -x, 5 × x +5x एंड 5 × -1 -5, है ना। कुछ कैंसिल है यहाँ पर, सॉल्व कर लेता हूं पहले। ये जगह बच्चों 2x² -6 -x -7x +3 = x², -x हो जाएगा प्लस का 4x -5, सबको उठा के यहाँ ले आते हैं करके। तो 2x² में से x² गया, x² बच गए, -7x से प्लस का 4x इधर आकर माइनस बनेगा, तो -7 -4 -11x, माइनस का 5 इधर आकर प्लस बन जाएगा, तो जाएगा प्लस का 8 = 0। भाई -5 इधर आकर प्लस का 5 +5 +3 8 बन जाएगा, तो जी हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाला है। एंड 6 पर आते हैं, चलिए। तो यहाँ पर तो मेरे को बस a - b का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये जाएगा x² + 3x + 1, यहाँ पर a - b² यानी कि x² + b² यानी कि 4 -2ab, तो 2 × 2 × x, तो 4x हो जाएगा, है ना। 2 × a यानी कि x × b यानी कि 2, तो माइनस का 4x। तो देखो यहां से ही कैंसिल आउट हो गया, इसको यहां पर लेकर आऊंगा, तो -4x इधर आकर प्लस बनेगा, तो 7x, 4 यहां पर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 - 4 यानी कि -3। तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये लीनियर होगा। क्लियर है बात बिल्कुल। तो ये है 6 पार्ट, बाकी के 2 पार्ट करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट तो पार्ट है मेरे पास, कह रहे हैं x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। तो देखो यहाँ पर क्यूब देखकर नहीं सोचना है कि यार ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यह है a + b का होल क्यूब। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि a + b होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है ना।
तो यहाँ पर मेरे पास a की जगह पर है x और b की जगह पर, तो माइनस का भी लिख देते हैं, माइनस नीचे यूज होने वाला है, तो ये जाएगा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो जहां पर b की पावर ऑड है, b की पावर ऑड नंबर है, वहां पर नेगेटिव आ रहा है बस। b की पावर 3 है, नेगेटिव आएगा, b की पावर 1 है, नेगेटिव आएगा, b की पावर इवन है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो अगर जिसको याद नहीं वो इस तरीके से याद कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर कह रहे हैं x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहां पर a क्यूब है ना, a का मतलब है x का क्यूब, प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 यानी कि x स्क्वायर इंटू b यानी कि 2, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पर x हो गया, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है ना। नाउ ये आएगा मेरे पास x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर होगा पहले, 4 आएगा, 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस, इसको अगर यहां पर ले आया तो x क्यूब में से 2x जाएगा, माइनस का x क्यूब बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये 12x है, ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 12x प्लस 2x 14x हो जाएगा, और यहां पर है 8, तो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू में कुछ नहीं है 0। तो यहां पर भाई पावर जो है वो क्या है, वो 2 से ज्यादा बन रही, वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा है, तो मुझे तो 2 ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, तो ये नहीं कि सिर्फ क्यूब देखा और कर दिया कि भाई क्वाड्रेटिक है, नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा हमेशा। नेक्स्ट है मेरे पास ये जी, तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब, तो सॉल्व करते हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये जाएगा x क्यूब यानी कि a क्यूब है ना, x क्यूब, फिर माइनस b क्यूब, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया, या फिर लिख देता हूँ चलो 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और b मतलब 2, और फिर प्लस 3a b स्क्वायर, तो 3a का मतलब x है, b स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 12x, ठीक है, इजी पीजी है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या मेरे पास, तो बिल्कुल जी ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सबको इधर ले आते हैं, माइनस का 6 स्क्वायर इधर आकर प्लस का बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस का है, यह है माइनस का 4x स्क्वायर, ये 12x प्लस का इधर आकर माइनस का 12x, ये प्लस का 12x इधर आकर माइनस 12x, यहां पर एक ऑलरेडी माइनस का x है, ये माइनस का 8 है, इधर आकर प्लस का 8 बन जाएगा, यहां पर ऑलरेडी प्लस का 1 है, और इज इक्वल टू में रहेगा 0 क्योंकि सब इधर आ चुका है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6x स्क्वायर में से माइनस होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13x, और 8 और 1 9। तो भाई ध्यान से देखो मेरे पास वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आते कि भाई पूछने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मुझे फोकस करना है केवल और केवल डिग्री के ऊपर, क्लियर बात। तो इसको नोट करो, देन फिर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं और वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बाकी फिर हम सेकंड एक्सरसाइज से उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट नोट करो और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझको सिर्फ इन सिचुएशंस को, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बताना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है फिलहाल के लिए। तो जब हम मेथड सीख जाएंगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके ट्राई करेंगे एक बार ना, बट फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज के लिए हम केवल इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भाई पार्ट 1 कह रहे था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कह रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। कह रहे रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो जी
कंसिडर कर लेते हैं इसे, है ना। तो इसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर्स में लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ या फिर ब्रेथ। तो देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कह रहे हैं लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चों को कभी कभी समझने में ना प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई क्या पहले मैं ऐड करूं या फिर पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना। तो कह रहे हैं जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है। तो देखो अगर आपको इंग्लिश में समझना है कि इंग्लिश में लिखा है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करूं, तो आप इसको ना बैक से पढ़ो। तो बैक से जो चीज पहले बोली गई है वो पहले होगी। तो कह रहे हैं ट्वाइस इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स विड्थ है एंड 1 मोर देन, यानी कि उसमें बाद में 1 ऐड करना है। जो लेंथ है वो विड्थ का डबल प्लस 1 है। तो मैं बैक साइड से पढ़ूंगा तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मुझको नहीं पता भैया कितनी है विड्थ, है ना। तो ये मेरे पास हो गई बी, ये विड्थ है, ये मेरे पास ये मेरे पास लेंथ है और ये मेरे पास विड्थ है। ठीक है ना। तो मैंने कंसीडर कर दिया लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर। देखो यूनिट इज मैंडेटरी, जरूरी है, क्योंकि एक्स क्या है ये मुझको क्या पता, तो ये मीटर में बता रहा हूं मैं इसको, है ना। तो यहां पर ये डिफाइन करना जरूरी है। तो देखो कह रहे हैं कि विड्थ एक्स मैंने मान ली, ये एक्स मैंने मान ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ होगी ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ को डबल कर दूं, सो देयरफॉर लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स विड्थ, तो डबल कर दिया, एंड 1 मोर, एक ज्यादा कर दिया, तो प्लस मोर मतलब ज्यादा। तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। तो बैक साइड से कोशिश करो पढ़ने की हमेशा, ठीक है ना। तो जो भी सिचुएशन दी जाएगी उसको बैक से पढ़ेंगे। बैक में यहां पर जो पहले बोला गया है, यहां पर जो बात की गई है वो पहले अप्लाई होगी, देन फिर बाद वाली बात बाद में अप्लाई होगी, है ना। तो राइट टू लेफ्ट से मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, इजी होगा ये। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई क्या बात है, इन्होंने कहा है कि जो एरिया है वो 528 है, तो एरिया बस जानते हैं हम, तो एरिया बराबर क्या होगा, नाउ एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो ये जाएगा L इंटू बी 528। सो L इज व्हाट, L है मेरे पास 2x प्लस 1 एंड विड्थ है मेरे पास x इज इक्वल टू 528। भाई ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू 528। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक तरफ ले आता हूं, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, प्लस की वैल्यू इधर आकर आई जाएगी माइनस का, तो ये है मेरे पास इक्वेशन। तो ये जो सिचुएशन बताई है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हम उसमें से 2 मेथड्स को समझेंगे, बिकॉज एक मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। ये है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और देन फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हमारे में नहीं आ रहा, बाकी के 2 मेथड हम आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम केवल रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। जब हम सीख जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे खुद से, नहीं होंगे तो फिर वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, है ना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, बट फिलहाल मैं वही कह रहा हूं, हम पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करेंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो लगातार है ना। तो लगातार और इंटीजर में जो डिफरेंस होता है वो 1 1 का होता है। तो अगर मैं एक को x ले लूंगा तो नेक्स्ट वाला x प्लस 1 हो जाएगा। सो लेट द इंटीजर्स बी, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी, ये बात पॉजिटिव क्यों है, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो बराबर है 306 के। सॉल्व कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
x इंटू 1x इज इक्वल टू 306, इधर ले आएंगे इसको माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसी को हम सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका कंसर्न है कि भाई जो बात मेरे को बोली गई है, जो स्टेटमेंट मुझे मेंशन है, उससे क्या मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना पा रहा हूं, क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी तो मेथड में तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो छोटी सी बात को एंड आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब सेकंड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट एज प्रॉब्लम। जैसे 3 क्वेश्चन थे ना, तो 3 टाइप हो गए। फर्स्ट मेरे पास एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो गया, देन फिर मेरे पास नंबर बेस्ड हो गया, एंड देन मेरे पास एज प्रॉब्लम है, और फिर मेरे पास स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम है, या स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके अंदर ना वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो उसी में से एज प्रॉब्लम ये टाइप है। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है मेरे पास। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई रोहन्स मदर एज इज 26 इयर्स, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेजर चीज है, आपको ये देखना है कि मेरे पास है कौन कौन, कितने लोग हैं, किन की बात चल रही है। तो मेरे पास रोहन की बात चल रही है और रोहन की मदर की बात चल रही है, और उनमें एक रिलेशन है। कह रहे कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर मैं रोहन की एज को x कंसीडर करता हूं तो रोहन की मदर की एज ऑटोमेटिकली कितनी बनेगी, x प्लस 26। तो इनकी प्रेजेंट एज है। सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। देखो यहां ये यूनिट लिखना जरूरी है भाई, ईयर नहीं लिखी मैंने, x कंसीडर कर ली, तो x तो महीने भी हो सकते, किसी केस तो मैं दिन में भी बता सकता हूं कि इतने दिन का हुआ, उतने दिन का हुआ, इतने महीने का हुआ। तो आपको साल में लिखना है ना। तो अगर रोहन है x ईयर का, सो देयरफॉर रोहन्स मदर प्रेजेंट एज बी कितनी होगी भाई, वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो एडिशन ही तो हो गया। तो रोहन की मदर हो गई 26 साल बड़ी, दैट इज x प्लस 26। नाउ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। सो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 3 साल के बाद, तो देखो अगर रोहन आज x ईयर का है तो रोहन 3 साल के बाद क्या होगा भाई, एज बढ़ेगी ना, तो 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो वो हो गया x प्लस 3। और रोहन की मदर की एज क्या होगी, वो भी 3 बड़े साल बढ़ेगी भाई। आज वो x प्लस 26 की है, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी, x प्लस 26 प्लस 3, है ना भाई, बात समझ में आई। अभी प्रेजेंट एज इतनी है, 3 साल ऐड कर दिए, रोहन की मदर की एज है, ये रोहन की एज है। कह रहे आज से 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, तो वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, और वो मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा 360 के। क्लियर बात बिल्कुल। तो इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, मेरे पास क्या ये बनेगी, तो ये जगह इसको सॉल्व कर ले, तो पहले x प्लस 3 इंटू x 26 प्लस 3 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये बनेगा x इंटू दिस, ये बन जाएगा x इंटू x प्लस 29, और ये बनेगा 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, जाएगा x स्क्वायर x इंटू 29 29x, 3 इंटू x 3x, और 3 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 360। सब वैल्यूज को इधर ले आते हैं, बन जाएगा x स्क्वायर 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर दो, यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से माइनस होंगे 360, कितना आएगा, 10 में से 7 गए, 3 आ गए, और यहां पर मेरे पास 5 7 273 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात बिल्कुल। तो ये मेरे पास आ गए क्वाड्रेटिक। तो जो मेरे को इन्होंने स्टेटमेंट मेंशन करी है, जो वर्ड प्रॉब्लम दी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो ये इक्वेशन फॉर्म हुई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्यूशन वाले, उन्हीं के अंदर
हम इन 4 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल और केवल इनकी रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होंगे आपसे, जिससे भी नहीं होंगे वो मेरे को बता देना, ठीक है ना। आप ड्रॉप कर देना कमेंट के, भी इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करो तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक। तो फटाफट से इस बात को नोट कर लो और आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। चलो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, फोर्थ वाली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस काफी सारे मेरे पास हैं यहाँ पर। कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक डिस्टेंस कवर करती है, एक डिस्टेंस कवर करती है, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक ए टू बी, ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर का है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड से, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से, वो मेरे को नहीं पता, तो ठीक है भाई। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है ट्रेन वो है 480 किलोमीटर, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड मुझको नहीं पता, सो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x kmph, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक्चुअली में ट्रेन चलती है ना, वो जो ट्रेन चल रही है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मेरे पास स्पीड जो है वो कम हो जाए तो ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर देखो डिस्टेंस फिक्स है मेरे पास, अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो मैं लेट पहुंचूंगा, और अगर मैं तेज चलाऊंगा गाड़ी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होगा और स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा मेरे को लगने वाला है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 घंटे आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, देखो अगर डिस्टेंस पहले इतना था तो स्पीड इतनी मैंने मानी, तो टाइम कितना लग रहा होगा, तो यहां पर हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं, स्पीड को यहां ले जाऊं, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन माई स्पीड। जब भी आपको स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन आएंगे इनका इस्तेमाल होने वाला, और आप कोशिश करो कि आप टाइम की इक्वेशन कन्वर्ट, टाइम की इक्वेशन फॉर्म करो, वैल्यूज को टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखो, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ओरिजिनल टाइम टेकन, ट्रेन को जो ओरिजिनली टाइम लगता था वो मैंने t1 कंसीडर कर लिया, तो भाई टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन 480, और कितनी स्पीड से, x की स्पीड से, तो इतने आर लग रहे। एक्चुअली में ट्रेन को इतने आर लगते थे, नाउ न्यू स्पीड कितनी हो गई, वो कह रहे हैं स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो कम मतलब माइनस हो रही है पहले से, पहले अगर 10 थी अब कम हो गई तो माइनस ही तो हुई भाई, तो बराबर 2 कंसीडर करके चले। तो पहले अगर x थी तो अब नई स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम भी तो होगा ना भाई, टाइम भी तो बदल गया ना, न्यू टाइम उसको मैं t2 कंसीडर करता हूं, तो डिस्टेंस तो उतना ही फिक्स है, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है, बट टाइम बदल जाएगा कैसे, 480 अपॉन में x माइनस 8 बन जाएगा इस बार। और टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है मेरे पास 3 आवर्स का। क्लियर बात। तो कह रहे हैं कि अगर मेरी स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि पहले अगर मेरे को 10 लगते थे तो मेरे को 13 घंटे लगेंगे, पहले अगर 15 लगते तो मेरे को 18 लगेंगे। तो देखो यहां पर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 3 आवर्स, तो अब का जो टाइम है वो ज्यादा टाइम है, तो t2 ज्यादा टाइम लग रहा है, t1 कम टाइम लग रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूं कि t2 टाइम में से t1 टाइम माइनस करूंगा तो वो 3 आ जाएगा। भाई अब का टाइम ज्यादा है ना, अब का टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से मैंने कम वाले को माइनस कर दिया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पहले टाइम लगता था और अब जो टाइम लग रहा है उसमें 3 घंटे का गैप है, दैट मीन्स पुराने वाले टाइम में अगर मैं 3 घंटे ऐड कर दूंगा तो वो नया वाला टाइम होगा। तो बात तो दोनों सेम ही है ना, बात समझ पा रही है। अब का जो टाइम है वो क्या है, वो पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो पहले का ये टाइम उसमें 3 घंटे ऐड कर दिए तो नया वाला टाइम हो गया। और अगर मैं t1 को इधर ले आऊंगा तो बात तो यही हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो,
इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो फोकस यहाँ करना कि कौन सा टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो ये वाली बात भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ मेरे पास T2 है ना, T2 टाइम 2, तो कितना है मेरे पास 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस T1 है मेरे पास 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पर देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले 480 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो। आपका डिस्टेंस हमेशा सेम ही है यहाँ पर, तो हमेशा कॉमन ले लेना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा एलसीएम ले लो तो जाएगा मेरे पास 480, यहां पर एलसीएम लूंगा बच्चों x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस 8x, ये देन x मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये जाएगा x, और देखना यहां पर फोकस करना, ये माइनस होगा, -1 अगर मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू 3। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू बन रही है मेरे पास, ये जाएगा 480 इंटू 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 3 से कैंसिल कर देता हूं, ये 16 टाइम जाएगा तो 160, इसको यहां पर 1 बच गया, अब इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 8, तो कितना बनेगा 16 इंटू 8, 8 से 48, 8 4 1280, ये उठा के यहां ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरे पास स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन। तो सारे स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही होते हैं, इसी फॉर्मेट में सॉल्व होते हैं मेरे पास। बात समझ पा रही है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करना, वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से ट्राई करना। तो फिलहाल की इस वाली क्लास में हम केवल और केवल इसके जो इक्वेशंस हैं उनको मैंने फॉर्म किया है, मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है। तो सेकंड वाली एक्सरसाइज में पहले आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, है ना, कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को पढ़ाऊंगा और वहीं पर इन्हीं क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा एज एन इक्वेशन। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, है ना, वैसे स्कूल में पढ़ा हुआ होगा बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत टाइम हमारे पास अभी भी। ठीक है, हमारा टारगेट है कि 45 डेज के अंदर हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर सके अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एटलीस्ट एनसीईआरटी का तो एक क्वेश्चन हमको करना है विद एग्जांपल। ठीक है, तो यहां की और इस वाली वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे, इसके बाद का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे जिसमें सॉल्यूशन करेंगे 4.2। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही।